अक्सर हमें कुछ लोगों से ये सुनने को मिलता है कि स्टॉक मार्केट तो मैनिपुलेट होती है, बड़े बड़े मगरमच्छ से कंट्रोल करते हैं। यानी ये नेचुरल तरीके से ऊपर या नीचे नहीं जाती, बल्कि कुछ लोगों की मर्जी से ऊपर नीचे होती है। मेरे एक पुराने बॉस ने भी कुछ इसी तरह की बात की थी मुझसे, और उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन आज इस वीडियो में हम ये बात क्लियर कर लेंगे कि क्या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को कोई कंट्रोल करता है या फिर ये सब फजूल बातें हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाफे भट्ट और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हमारी ये जो बहस होती रहती है लोगों के साथ स्टॉक मार्केट को लेकर कि ये मैनिपुलेटेड है, कंट्रोल्ड है, इसे बड़े बड़े मगरमच्छ कंट्रोल करते हैं, अमीर लोगों की मर्ज़ी से चलती है। इस बहस का आज ख़ात्मा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोग आखिर ऐसी बातें करते क्यों हैं और क्या उनके पास इसकी कोई लॉजिक भी होती है। तो ऐसी बातें करने के पीछे दो मेन वजूहात होती हैं। पहली तो ये कि उन लोगों ने अपना पर्सनल लॉस किया होता है, उसके पीछे वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होता इसको लेकर, इसलिए वो लोग एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई ये तो चीज़ ही दो नंबर है, मैनिपुलेटेड है, पंप एंड डंप होता है इसमें। मेरी समझ में नहीं आता कि जब स्टॉक मार्केट इस तरह से ऊपर जाती है तो कैसे हो सकता है आपका लॉस, और कैसे आप ये बातें कर सकते हैं। बस करते हैं लोग दो तीन बड़ी गलतियां जिसकी वजह से ये उनका लॉस होता है। उस पर भी हम आगे जाके बात करते हैं। खैर, दूसरी जो रीज़न है कि लोग क्यों स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेटेड या मैनेज्ड कहते हैं, वो है सुनी सुनाई बातें। बस एक दफ़ा किसी ने सुन लिया कहीं से कि यार स्टॉक मार्केट तो आम बंदे की गेम नहीं, ये बड़े लोगों की गेम है, तो वो ये बात आगे 10 लोगों के साथ करेगा और बग़ैर इस पर कोई रिसर्च किए आगे बात करना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट पैदा होता है कि बात कुछ होती नहीं, लेकिन बिला वजह वो इतनी बड़ी बात बन जाती है कि फिर उस डिस इन्फॉर्मेशन को दूर करने के लिए हमें वीडियो बनानी पड़ती है। अब देखें, मैं एक बंदे को सुन रहा था, वो बता रहा था कि S&P 500 जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट के सबसे मशहूर इंडिसेस में से एक है, उसमें 88% कंपनीज में सबसे बड़ी शेयर होल्डर ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट हैं। ये तीनों दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेज्ड कंपनीज में से हैं। जिस तरह हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरह। अब उस बंदे ने ये बात ऐसे बताई कि जैसे पूरी स्टॉक मार्केट को ये तीन कंपनीज ही कंट्रोल करती हैं। और जब मैंने इसका फिगर चेक किया तो वो 88 नहीं बल्कि तकरीबन 22% के करीब था। यानी उसका दिया हुआ फिगर ही गलत था, और बहुत गलत था। अब ऐसी नेगेटिव बातों पर लाखों करोड़ों व्यूज़ आ जाते हैं और वही स्नोबॉल इफेक्ट पैदा होता है। बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। खैर, ये तो बाहर की स्टॉक मार्केट्स की बात हो गई। हम फिलहाल पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में कौन कंट्रोल करता है मार्केट्स को, अभी चेक कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हर रोज़ होने वाली ट्रेड्स का डेटा हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पर आता है, फिप्पी और लिप्पी रिपोर्ट्स की फॉर्म में। फिप्पी से बनता है फॉरेन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और लिप्पी से बनता है लोकल इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये डेटा आप बहुत आसानी से NCCPL की वेबसाइट से देख सकते हैं, और इस डेटा से हमें पता चलता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, लोकल कंपनीज़ और लोकल इंडिविजुअल्स कितनी ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं। यानी कि ये डेटा हमें क्लियरली बता देता है कि रोज़ाना की बुनियाद पर कौन स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। तो आएँ चेक कर लेते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कितनी मैनिपुलेटेड है और कितनी नहीं। तो गूगल पर आके आपने NCCPL लिख लेना है और एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ आपके पास NCCPL की वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने खोल लेना है। यहाँ पे आपके पास ये मार्केट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दें तो ये आपके पास मार्केट इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया। इसमें अगर आप नीचे आ जाएं तो ये आपके पास सारी फिप्पी नॉर्मल, फिप्पी सेक्टर वाइज और ये सारी डिटेल्स आ रही हैं, और यहाँ पे आप डेट जो है वो भी अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल फिप्पी पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि फॉरेन कॉरपोरेट्स ने कितनी बाइंग या सेलिंग की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने कितनी बाइंग सेलिंग की, और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने कितनी की। यहाँ आप देख सकते हैं ये इक्विटी में सारी डिटेल्स हैं, और ग्रॉस बाइंग, ग्रॉस सेलिंग, नेट बाइंग, नेट सेलिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। हम अगर इस ग्रॉस बाय में इन तीनों को कंबाइन कर लें तो ये हमारे पास बन रहा है 3.8 बिलियन रुपीज़। ये PKR में आपको दिखा रही है, ठीक है। तो 3.8 बिलियन रुपीज़ की बाइंग हुई है। इसी तरह जो ग्रॉस सेलिंग हुई है वो 3.6 बिलियन की हुई है। तो ये पाकिस्तान से बाहर से हो रहा है। अब अगर हम लिपि में आके देख लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर से कितनी बाइंग सेलिंग हो रही है, तो ये हमारे पास सारी वो आ रहे हैं, बैंक्स, ब्रोकरेज, प्रोप्राइटरी कंपनीज, इंडिविजुअल्स, ये सारे। अब इसमें हम देखें अगर कि इन सब को मिला के ये जो टोटल बन रहा है ये हमारे पास 40 बिलियन बन रहा है। जो फ़ॉरेन से हो रही थी वो थी 3.8 बिलियन, और ये 40 बिलियन है, यानी ये उससे 10 टाइम्स से भी ज़्यादा है।
तो पाकिस्तान के अंदर से जो पार्टिसिपेशन हो रही है वो बाहर के मुकाबले में 10 टाइम्स से भी ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम ग्रॉस सेलिंग में देख लें तो ये हमारे पास 40 बिलियन की अगेन ग्रॉस सेलिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर से, और जो फ़ॉरेन से हो रही थी ग्रॉस सेलिंग वो थी 3.6 बिलियन की ऑलमोस्ट। तो अगेन ये उससे 10 टाइम्स से भी ज़्यादा है। तो इससे हमें ये पता चला कि पाकिस्तान के अंदर से जो है वो ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, बल्कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन है एज़ कम्पेयर टू जो फॉरेन पार्टिसिपेशन है। अच्छा, अब अगर हम इनकी इंडिविजुअल डिटेल्स देख लें तो बैंक्स ने जो है वो तकरीबन 262 करोड़ की बाइंग की है। इसी तरह जो ब्रोकरेज से है वो तकरीबन 5 बिलियन की हो रही है, और कंपनीज़ ने अगेन 1 बिलियन की हुई है। अगर हम इंडिविजुअल्स को देखें तो यहाँ पे 31 बिलियन की जो है ग्रॉस बाइंग हुई है एक दिन के अंदर, और इसी तरह बाकी की भी थोड़ी थोड़ी है, और इसको मिलाते हैं अगर हम तो ये फिर हमारे पास 40 बिलियन का फिगर बनता है। तो इस 40 बिलियन में से सिर्फ इंडिविजुअल्स ने जो है, यानी आपके और मेरी तरह के जो लोग हैं, उन्होंने 31 बिलियन की बाइंग की है। इसी तरह अगर हम सेलिंग में देख लें तो जो ग्रॉस सेलिंग है 40 बिलियन की, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स ने जो सेलिंग की है वो 31 बिलियन की है। तो ये आपके और मेरी तरह के लोग हैं जो इतनी जो है बड़े फिगर्स में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, और बाकी सारों को मिला भी लें तो वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं बनता। तो इस डेटा से हमें क्लियरली पता चल गया कि ना तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को बाहर से कोई कंट्रोल करता है, और ना पाकिस्तान के अंदर से बड़े बड़े इदारे या लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं, बल्कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो आम लोग, आपके और मेरी तरह के लोग हैं, इनकी पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है, और हर महीने हज़ारों नए लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, यानी ये पार्टिसिपेशन और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये तो हमने क्लियर कर लिया कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को कोई एक या चंद लोग कंट्रोल नहीं करते, ना ही कोई एक या चंद कंपनीज कंट्रोल करती हैं। ये नेचुरल तरीके से चलती है। लेकिन कोई बंदा ये सवाल भी कर सकता है कि चलो पूरी मार्केट ना सही, लेकिन किसी एक इंडिविजुअल कंपनी को तो कोई बड़ा मगरमच्छ कंट्रोल कर सकता है ना। कोई एक बंदा अगर ढेर सारे शेयर्स लेकर एक साथ बेच दे मार्केट में, तो शेयर प्राइस तो फ़ौरन से गिर जाएगी। भाई, ऐसी बातें करने वाला बंदा भी सिर्फ अपनी कम इल्मी की वजह से करता है, या फिर उसी स्नोबॉल इफ़ेक्ट का हिस्सा बनने की वजह से करता है। क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो अच्छी कंपनीज हैं, उनके मार्केट कैप ही इतने बड़े हैं कि उन्हें कंट्रोल कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर कोई बंदा ये कोशिश करता भी है तो हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में ऐसे रूल्स बने हुए हैं जो ये काम करना और भी मुश्किल बना देते हैं। आए मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले आपने dps.psx.com.pk पे आ जाना है। ये आपके सामने डेटा पोर्टल वाली वेबसाइट आ गई। यहाँ से हम कोई कंपनी सर्च कर लेते हैं। लेट से मारी एनर्जीज़ को हमने सेलेक्ट किया, तो ये आपके सामने जो है वो मारी एनर्जी का पेज आ गया। इसकी शेयर प्राइस इस वक्त ये चल रही है। नीचे अगर हम आ जाएँ तो ये उसका मार्केट कैप है। मार्केट कैप होता है एक कंपनी का साइज़, एक कंपनी की वैल्यू, कि रुपीज़ में इसकी वैल्यू कितनी चल रही है। तो ये 3 ज़ीरो अगर हम इसमें ऐड करें तो ये बनती है 776 बिलियन रुपीज़। अगेन एक अच्छा बहुत बड़ा नंबर है इसका। और ये उसके टोटल शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट शेयर्स ये हैं। फ्री फ्लोट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं। बाकी सारे शेयर्स जो हैं वो कंपनी के अपने पास होते हैं। और फ्री फ्लोट परसेंटेज का मतलब ये हुआ कि 20% शेयर्स यहाँ पे जो हैं वो कंपनी के ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। अच्छा, अगर हम मार्केट कैप की बात कर लें कि ये निकलता किस तरह है, तो उसके लिए जो टोटल शेयर्स होते हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं शेयर प्राइस के साथ। तो अगेन मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ और इस पे मैंने टोटल शेयर्स लगाए, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 646.82 के साथ। तो ये हमारे सामने आ जाएगा कंपनी का मार्केट कैप 776 बिलियन रुपीज़। ये देखें, यहाँ भी यही नंबर है और इधर भी यही नंबर है। अब अगर हमने देखना है कि जो फ्री फ्लोट है उसके लिहाज से कंपनी का मार्केट कैप क्या है, तो उसके लिए हम जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो लेंगे। अगेन इसको हम शेयर प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 646.82 के साथ मल्टीप्लाई किया 155 अरब रुपया। ये कंपनी का जो है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है। अब जाहिर बात है ये किसी एक बंदे के पास तो हो नहीं सकता। अगर 155 अरब रुपया होगा और उसके पास ये सारे शेयर्स होंगे कंपनी के, तो हम कह सकते हैं कि वो कंट्रोल कर सकता है इस कंपनी को। लेकिन अगेन ये पॉसिबल ही नहीं कि एक बंदे के पास इतना सारा पैसा हो और सारे शेयर्स भी हों। ये सारे शेयर्स जो हैं फ्री फ्लोट में, ये बैंक्स के पास होंगे, कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास होंगे, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के पास होंगे, और फिर आम लोग जो हैं वो हज़ारों लाखों की तादाद में हो सकते हैं। आपके और मेरी तरह के लोग, उन्होंने भी मारी एनर्जीज़ के शेयर्स लिए होंगे। तो ये स्कैटर्ड हैं, सारे शेयर्स फैले हुए हैं, मुख्तलिफ लोगों के पास हैं। खैर, हम एज्यूम करते हैं कि किसी एक बंदे के पास बहुत सारे शेयर्स हैं इसके, वो कंट्रोल करना चाहता है इसकी प्राइस को। तो ये वॉल्यूम हमें बताता है कि एक दिन में कितने शेयर्स जो हैं वो बाय और सेल हो रहे हैं। तो अगेन इसमें जो है वो 4,18,000 शेयर्स आज के दिन में मारी एनर्जीज़ के जो हैं वो ट्रेड हुए हैं। अगेन बहुत छोटा नंबर है,
लेट्स से कोई बंदा आता है बहुत सारे अपने शेयर्स लेके और वो बेचने की कोशिश करता है प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। तो मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं है कि वो सारे शेयर जो हैं वो उसके बिक सकें। अब शेयर बिकेंगे नहीं तो प्राइस जो है वो गिरेगी नहीं, ठीक है ना। तो ये इसको कंट्रोल करना बिल्कुल आसान नहीं। लेकिन लेट्स से कोई बंदा कोशिश करता है और वो डिमांड भी है उसकी, वो प्राइस गिराना शुरू कर देता है, तो प्राइस जो है ना वो मैक्सिमम 10% तक गिर सकेगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक चीज़ है सर्किट ब्रेकर। ये बेसिकली ये होता है कि जब प्राइस में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज आना शुरू हो जाए, तो जब 10% चेंज आता है वहाँ पे उसकी ट्रेडिंग रोक दी जाती है शेयर की। यानी कि अगर इसकी प्राइस अभी 646 है तो आज के दिन में ये मिनिमम जो है वो 585 तक जा सकती थी और मैक्सिमम 715 तक। इससे ऊपर इसकी प्राइस जा ही नहीं सकती थी। तो अगेन ये एक और चेक है कि अगर कोई प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो उसको रोकने के लिए। अच्छा, जो छोटी कंपनीज होती हैं उनमें 1 रुपये की ये लिमिट होती है, जो 10 रुपीज़ या उससे कम की होती हैं। मैं आपको यहाँ पे आके दिखा देता हूँ। ये आगे आपके पास टॉप एडवांसर्स, ये देखें WACL, पता नहीं कौन सी कंपनी है, बट ये एक छोटी कंपनी है, इसकी प्राइस 10 रुपीज़ से कम है। तो इसमें 1 रुपये का चेंज आया जो कि परसेंटेज में थोड़ा ज़्यादा था, बट यहाँ पे सर्किट ब्रेकर ट्रिगर हुआ और इसकी ट्रेडिंग रुक गई यहाँ पे। इसी तरह ये है, इसकी 11% तक गई है, क्योंकि ये भी एक छोटी कंपनी है। आई डोंट नो ये कौन सी कंपनी है। इस तरह ये जो सारी छोटी कंपनीज़ हैं इनमें आपको ये आमतौर पे नज़र आएगा कि इस तरह के बड़े बड़े मूव्स आते हैं। यही जो टॉप डिक्लाइनर्स हैं अगर हम उनमें देख लें तो ये सारी कंपनीज़ जो हैं, आप आई डोंट नो ये कौन सी कंपनीज़ हैं, बट ये इनमें बड़े मूव्स आए हुए हैं। तो अगेन ये 10% पर सर्किट ब्रेकर ट्रिगर हो जाता है। आप देख सकते हैं 10%, 10%, 10%, 10%। तो इसके बाद ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। तो इसलिए कंट्रोल करना जो है प्राइस को, वो बिल्कुल भी आसान नहीं। तो देखा आपने कि कितना मुश्किल है, बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है किसी अच्छी कंपनी को 2 नंबर तरीके से कंट्रोल कर पाना। वैसे भी जो अच्छी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके जो फ्री फ्लोट शेयर्स होते हैं, यानी कि वो शेयर्स जो आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, वो आम तौर पर 50% से कम ही होते हैं। यानी कि वैसे ही उन कंपनीज़ की शेयर प्राइस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। और अगर कोई बड़ा प्लेयर एकदम से ढेर सारे शेयर्स बेचने की कोशिश करेगा भी, तो वो तभी बिकेंगे अगर कोई ख़रीदने वाला होगा। अगर शेयर्स ख़रीदने वाला कोई है ही नहीं मार्केट में, तो कितना ही बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, वो अपने शेयर्स बेचकर मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता। खैर, ये तो हमने बड़ी कंपनीज़ की बात कर ली। अगर छोटी कंपनीज़ की बात कर लें तो इन्हें कंट्रोल कर पाना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि इनके शेयर्स भी थोड़े होते हैं और मार्केट कैप भी छोटा होता है। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा आसान इधर भी नहीं है इन्हें कंट्रोल कर पाना। और वैसे भी वो जो सर्किट ब्रेकर है वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो अगर एक सिंगल डे में बड़ा चेंज आता है तो इनकी भी ट्रेडिंग जो है वो रुक जाती है, और आपको टाइम मिल जाता है कि अगर आपने कोई बाई या सेल ऑर्डर लगाया हुआ है तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने काफ़ी डिटेल में और लॉजिक के साथ देख लिया कि ना तो पूरी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल किया जा सकता है और ना ही अच्छी कंपनीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, और इवन जो छोटी कंपनीज़ हैं उन्हें भी कंट्रोल कर पाना कोई आसान काम नहीं। अब अगर आपके सामने कोई बंदा ये बहस करता है कि स्टॉक मार्केट तो मैनिपुलेटेड है, इसमें पंप एंड डंप होता है, तो आप उसे अच्छे से जवाब दे सकते हैं, बल्कि ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं उसके साथ। चलिए अब हम एंड पर बात कर लेते हैं कि लोग आखिर स्टॉक मार्केट में लॉस करते क्यों हैं, और फिर जिस वजह से वो लोग इसे बुरा समझते हैं। हालांकि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट बेस्ट एसेट क्लास है जो सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दे सकती है। तो भाई इतने अच्छे रिटर्न्स वाली मार्केट में लॉस करने की 2-3 बड़ी वजूहत हैं। पहली तो ये कि लोग ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि एक दिन में इतने % रिटर्न हो गया, हफ्ते में इतना हो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेडिंग में सक्सेस रेट इंतहाई कम है। हो सकता है शुरू शुरू में आपको प्रॉफिट हो भी जाए, इसे बिगनर्स लक कहते हैं, और ये आपके लिए फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि शुरू में अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आप कहेंगे कि यार ये ट्रेडिंग तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें बड़ा प्रॉफिट होता है, फिर आप इसमें और पैसा लगाएंगे और फिर आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप यही कोशिश करें कि ट्रेडिंग को हर सूरत अवॉइड करें, स्पेशली बगैर सीखे तो ये काम बिल्कुल नहीं करना। स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने से आपको ऑन एवरेज साल के 18 से 20% रिटर्न्स मिल सकते हैं, और इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना भी नहीं, बस वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि किसी के कहने पर शेयर्स खरीद लेते हैं। अक्सर लोगों ने तो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी ज्वाइन किए होते हैं सिग्नल्स के लिए। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। आम तौर पर होता क्या है कि जब अर्ली इन्वेस्टर्स ने किसी कंपनी में अच्छा प्रॉफिट बना लिया होता है तो वो इस तरह के सिग्नल्स निकालते हैं और नए इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि ये कंपनी जो है इसका स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसमें इन्वेस्ट करें। तो ये सिग्नल्स देखकर, ये बातें सुनकर जब ये नए लोग आते हैं तो वो लोग जिन्होंने पहले से प्रॉफिट बना लिया होता है, अर्ली इन्वेस्टर्स, वो इन नए लोगों को अपने शेयर्स बेच देते हैं और निकल जाते हैं। तो इस तरह ये सिग्नल्स देकर आने वाले लोग जो हैं वो उस कंपनी में फंस जाते हैं।
तो आप सिग्नल्स के पीछे कभी मत जाएं, ना ही पेनी स्टॉक्स यानी ये जो छोटी छोटी कंपनियां होती हैं जिनमें आपको लगता है कि थोड़ा सा चेंज आया तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज होगी, ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, ऐसी कंपनियों में बिल्कुल मत जाएं। हमेशा अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर अमीर बंदा तो पैसा बनाता ही है, लेकिन एक आम बंदा भी उतनी ही परसेंटेज के साथ पैसा बना सकता है। फ़र्क बस इतना है कि अमीर बंदे को पता होता है कि वो क्या कर रहा है और एक आम बंदा बगैर सीखे ये काम करता है। आप इन्वेस्टिंग लाजमी करें, लेकिन सीख कर। सीखने के लिए आप हमारी मास्टर क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल में स्टॉक मार्केट के बारे में, पाकिस्तान के बूम बस्ट साइकिल्स के बारे में बताया जाता है। तो इस तरह आप अपना लॉन्ग टर्म फ़ायदा कर सकते हैं। एनीवे, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने फाइनली ये क्लियर कर लिया कि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटेड नहीं है। ना ही इसमें कोई पंप एंड डंप होता है और ना ही इसे कोई बड़े मगरमच्छ कंट्रोल करते हैं। इसे आम लोग कंट्रोल करते हैं, आपके और मेरी तरह के लोग। और ये वो जगह है जहाँ अमीर और गरीब बंदा दोनों वाकई में बराबर हैं। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।